गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास विथ अनिल वर्मा सर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव जगत का वर्गीकरण। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में आपको वर्गीकरण के बारे में बताया गया था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। जी हाँ, तो जीवों का जो वर्गीकरण है वो क्यों करना पड़ता है इसके बारे में भी बताया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले वर्गीकरण कैसे हुआ। लिनियस काल में जो महान वैज्ञानिक हैं कार्लस लिनियस, उनके समय में समस्त जीवों को दो भागों में बांटा गया था, दो जगत में बांटा गया था, जगत प्लांटी और जगत एनिमलिया। आप देख भी सकते हैं कि लिनियस काल में सभी प्लांट्स और एनिमल्स यानी टोटल एक साथ कर लिए गए, प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ कर लिए गए के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति टू किंगडम सिस्टम प्रसारित हुआ। द्विजगत नाम से स्पष्ट है, इसमें दो ही जगत बनाए गए जीवों के। किंगडम प्लांटी यानी इसमें पादप रखे गए, सारे प्लांट्स रखे गए, उनका स्टडी करेंगे इसमें। और किंगडम एनिमलिया यानी इसमें सारे जंतु रखे गए। ठीक है, किसके काल में? लिनियस काल में। कौन सी अवधारणा या कौन सी पद्धति चली? द्विजगत पद्धति चली, जिसमें सिर्फ दो ही जगत बने थे। बात यहाँ पर यह भी है कि क्या दो ही जगत इनफ था? नहीं, इन दो जगत के बाद भी और भी जगत की संभावनाएं बनती हैं। मीन्स प्लांट्स की जो एक तरह से लक्षण होती है, विशेषता होती है, वो ये होती है कि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है और वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके स्वपोषी हो जाते हैं। उस समय शायद जो कवक होते हैं, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, मशरूम्स, जो आप लोग देखे होंगे, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जो उग आते हैं, तो उनको भी इसी में रख दिया गया था। इसके अलावा और भी तमाम सूक्ष्म जीव इन दोनों जगतों में रख दिया गया था, जो कि आर्यच ह्यूटेकर के अनुसार कदापि संभव नहीं था। यानी उन्हें उनके लिए अलग जगत बनने चाहिए थे, क्योंकि क्लोरोफिल तो कवकों में पाया नहीं जाता, तो कवकों का भी जगत बड़ा है। इसलिए आर्यच ह्यूटेकर आए। कौन आए? आर्यच ह्यूटेकर। आप देख सकते हैं 1969 में आर्यच ह्यूटेकर द्वारा 5 जगत अवधारणा 5 किंगडम सिस्टम प्रस्तुत किया गया। यानी इन्होंने 5 जगत बनाया, जबकि लिनियस काल में 2 जगत बने थे। इन्होंने 5 जगत क्यों बनाया? क्योंकि मैंने बताया ना, कुछ सूक्ष्म जीव भी ऐसे थे जिन्हें इन दोनों में मिलाकर रख दिया गया था। कवक भी अलग दिखता था। इन सब का जब लक्षणों का अध्ययन किया गया तो एक दूसरे सारे जीवों की अपेक्षा बहुत सारे ऐसे लक्षण थे जो एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे, और जिनका एक दूसरे लक्षण मिल रहा था उस आधार पर इनको अलग कर दिया गया। तो इन्होंने क्या किया? 5 जगत अवधारणा का आधार क्या लिया कि वो 5 जगत जो अवधारणा है उसमें क्या क्या करेंगे, वो किस आधार पर 5 जगत बनाएंगे। यहाँ पर आप एकदम बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, वो कौन से आधार थे जिस आधार पर आर्यच ह्यूटेकर ने 5 जगत अवधारणा प्रस्तुत किया। पहला था सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका की संरचना। दूसरा था बॉडी स्ट्रक्चर, शारीरिक संरचना। तीसरी थी न्यूट्रिशन प्रोसेस, पोषण की प्रक्रिया। और रिप्रोडक्शन, प्रजनन तथा जाति वृत्ति संबंध, स्पेसीज रिलेशन, यानी कि जीव के शरीर में सेल कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, जीव का शरीर कैसा होता है। ठीक है, जो समस्त जीव हैं उन जीवों का जो था, मतलब कुछ ऐसे जो है जीव होंगे जिनके सेल का स्ट्रक्चर कुछ और होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनके सेल का स्ट्रक्चर यानी कोशिका की संरचना कुछ और होगी।
बाडिक संरचना कुछ और होगी, पोषण करने का तौर तरीका अलग होगा, प्रजनन करने का तौर तरीका अलग होगा, यहाँ तक कि उनके एक दूसरे से जो मिलते जुलते लक्षण हैं उनको उसी जाति में रखना ठीक है कि नहीं, या एक तरह से कह लीजिए कि मिलते जुलते लक्षणों के आधार पर ग्रुपिंग कर देना, यानी वर्गीकरण करना, यानी जाति वृत्ति संबंध उनके वर्गीकरण के पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। और इन्हीं आधार पर उन्होंने 5 जगत प्रस्तुत किया, जो आप देख सकते हैं कि 5 जगत इस प्रकार से है। किंगडम मोनेरा, जिसे जगत मोनेरा कहते हैं हिंदी में, आप बगल में देख सकते हैं। आप लोग प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में लर्न करने का, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया, ठीक है। यानी जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत पादप और जगत जंतु, ठीक है। तो उन्होंने ये 5 जगत बनाया, ठीक है। और 5 जगत की, इनकी 5 जगत की क्या विशेषता है, अब एक एक जगत का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बात करें यदि पहले जगत की, तो आप देख सकते हैं कि किंगडम मोनेरा, ठीक है, यानी जगत मोनेरा में क्या रखे गए, तो आपको बता दें कि जगत मोनेरा में जीवाणु ही रखे गए हैं, ठीक है। जीवाणुओं को माना जाता है कि पृथ्वी पर आने वाले पहले जीव यही थे, ठीक है। तो जीवाणु को रखा गया जिनका व्यास 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर होता है और लंबाई 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। जीवाणु इसमें यानी कुल मिला जुला कर जानिए कि किंगडम मोनेरा में हमें जीवाणुओं का ही अध्ययन करना है, ठीक है। तो थोड़ी विशेषता जान लें, इसमें सभी बैक्टीरिया रखे गए हैं, लगभग सभी स्थान पर पाए भी जाते हैं, ठीक है। ये विषम एवं प्रतिकूल वास स्थान यानी कि कठिन और प्रतिकूल यानी जहाँ पर सारे जीव न रह पाएँ, जैसे गर्म झरने, मरुस्थल, बर्फ, गहरे समुद्र आदि में ये पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये अत्यंत कठिन जगह पर जहाँ पर सारे जीव नहीं रह सकते, ये वहाँ पर बड़े आराम से रह लेते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को उनके शेप के आधार पर 4 समूह में बांटा गया है, यानी कि 4 समूह जो है बैक्टीरिया को बांटा गया है। तो आप देखेंगे कि कौन कौन से 4 समूह हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला है कोकस या कोकाई, यानी गोलाकार जीवाणु, पहले ही आपको बता गया, शेप के आधार पर, आकार के आधार पर, ठीक है। यानी कि इनमें 4 आकार के मुख्य रूप से होते हैं जीवाणु। पहले कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, जिनको विज्ञान की भाषा में कोकस और बहुवचन में कोकाई कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर शेप भी दे सकते हैं। दूसरा बैसिलस या बैसिलाई, छड़ाकार जीवाणु, यहाँ पर आप देख सकते हैं छड़ की तरह होते हैं लगभग। और ये जो होते हैं बैसिलस मीन्स होता है ये छड़ाकार, वैज्ञानिक लैंग्वेज है, और ये प्लूरल है बैसिलाई, ठीक है। कामा या वाइब्रस, ठीक है। तो कामा या विब्रियोज, कामाकार जीवाणु, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और चौथा है स्पाइरिलम या स्पाइरिला, सर्पिलाकार जीवाणु, ठीक है। तो इस प्रकार से जीवाणु की आकृति की आकार के आधार पर इन्हें 4 समूह में रखा गया है। जटिलता के आधार पर यदि बात करें तो इन्हें कितने समूह में रखा गया, तो 2 समूह में। कौन कौन, आद्य बैक्टीरिया और वास्तविक बैक्टीरिया, यानी कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में कौन से जीवाणु रखे गए पता है? जीवाणु में भी 2 प्रकार के जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया में मैंने शुरू में बताया कि जीवाणु सबसे पहले बनने वाले जीव थे, ठीक है। तो जीवाणु जब सबसे पहले बनने वाले जीव थे तो इनमें भी कौन बना, तो इनमें पहले बना कौन, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद कौन बना, यू बैक्टीरिया। तब अब हम मुख्यतः पहले एक एक का अध्ययन करेंगे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का, ठीक है। अब आर्की बैक्टीरिया को देखें तो यही बैक्टीरिया
हैं जो कठिन वासस्थान में वास कर लेते हैं, और ये वेरी ओल्ड बैक्टीरिया हैं। ये अत्यंत लवड़ी क्षेत्र यानी हेलोफी को कहते हैं लवड़ी क्षेत्र, और थर्मोएसिडोफिलस को कहते हैं गर्म क्षेत्र, एवं कच्छ क्षेत्र मेथेनोजन क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पर मेथेन ज़्यादा पाया जाता हो, ठीक है, मेथेन के यौगिक पाए जाते हों, ऐसे क्षेत्रों में ये बैक्टीरिया बड़े आराम से रह लेते हैं। सोचिए कि लवड़ी क्षेत्र नमक में रह लेना मामूली बात नहीं होता है। ठीक है, और थर्मोएसिडोफिलस क्षेत्र में यानी गर्म क्षेत्र में रह लेना मामूली बात नहीं होती है। यदि मेथेनोजन की बात करें तो मेथेनोजन रूमिनेंट एनिमल्स यानी जुगाली करने वाले पशु, जो बैठकर जुगाली करते हैं तो मुंह से फेन आता है, ऐसे पशु प्रायः जो हमारे गाय भैंस होती हैं, इस प्रकार के पशु में इनकी आंत में पाए जाते हैं। मेथेनोजन जो जीवाणु हैं, बताएगा ना, मेथेनोजन क्षेत्र में, तो इनकी ये आंत में पाए जाते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं की आंत में पाए जाते हैं मेथेनोजन जीवाणु, तथा इनके गोबर से मीथेन गैस, जिसे जैव गैस कहते हैं, जो बड़ा उपयोगी होता है, का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ चर्चा आर्की बैक्टीरिया के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में हम आपको आगे अंतर भी बताएंगे। तो यू बैक्टीरिया को ही कहते हैं वास्तविक जीवाणु, यानी कि यही पूर्ण रूप से विकसित जीवाणु होते हैं। ठीक है, और ध्यान दें आप लोग, चाहे आर्की बैक्टीरिया हुआ या यू बैक्टीरिया हुआ, जो जगत मोनेरा हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग जगत प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो दोनों में पहले मैं डिफरेंस बता दूं कि जो हम लोग पहला वाला जो पढ़ रहे हैं जगत मोनेरा, 5 जगत है ना, जगत मोनेरा पहला है, दूसरा जगत प्रोटिस्टा है। तो पहले और दूसरे दोनों जगतों में, ठीक है, दोनों किंगडम्स में यूनिसेलुलर ही यानी एक कोशिकी ही जीव रखे गए हैं। दोनों में डिफरेंस अभी जान लें कि जगत मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए हैं और जगत प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। तो हम प्रोकैरियोटिक वालों को पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक में केवल जीवाणु रखे गए हैं, यानी प्रोकैरियोटिक मतलब मोनेरा, मोनेरा मतलब प्रोकैरियोटिक जीव। ठीक है, तो इसमें केवल प्रोकैरियोटिक जीव ही रखे गए हैं, और ये जीव जो मोनेरा में रखे गए हैं वो जीवाणु हैं। और जीवाणु में भी 2 प्रकार के जीवाणु का हम अध्ययन कर रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यानी कि प्रोकैरियोटिक में भी सबसे कम विकसित जीवाणु यानी आद्य बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया, और प्रोकैरियोटिक में ही उससे अधिक विकसित जीवाणु यानी वास्तविक जीवाणु। ठीक है, यानी कि यू बैक्टीरिया। ठीक, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा किंगडम होगा प्रोटिस्टा, वो भी एक कोशिकीय होते हैं यानी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जीवाणु से यानी कि मोनेरा के जीवों से काफ़ी विकसित होते हैं। आप लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक वाले जीव कम विकसित और यही पृथ्वी पर आने वाले प्रथम जीव थे, तथा यूकैरियोटिक जीव अधिक विकसित। उनको इससे अधिक विकसित होने की वजह से ही उनका नया किंगडम बनाया गया जगत। जगत मतलब आप समझ सकते हैं संसार, और संसार तो छोटा है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जीवों जो जीव जिस जगत में रखे जा रहे हैं, जगत में, जगत इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इनका जो समूह होता है विशाल होता है। ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक वालों का भी समूह इतना विशाल था कि उनका एक अपना जो है जगत बनाना पड़ा, जिसे कहा गया मोनेरा। और यूकैरियोटिक वालों का भी जीवों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनका अलग जगत बनाया गया, जगत प्रोटिस्टा। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फंगी यानी कवकों का भी जगत इतने कवकों की भी संख्या इतनी अधिक होती है कि अलग जो है बनाया गया जगत, फंगी या कवक जगत। ठीक है, उसके बाद पेड़ पौधों का जगत, पेड़ पौधों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका अलग जगत बनाना पड़ा, जिसे कहा गया प्लांटी या पादप जगत। और लास्ट में जो है एनिमलिया या जो है जंतु जगत। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं टॉपिक पर। यू बैक्टीरिया हम लोग पढ़ रहे हैं। इस समय मोनेरा का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें
दूसरे प्रकार का हम लोग यू बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, वास्तविक जीवाणु। तो एक हार्ड सेल वाल तथा फ्लैजेलम यानी कशाभ, फ्लैजेलम एक वचन होता है कशाभ, और फ्लैजेलम का बहुवचन होता है फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेलम या फ्लैजिला जो होता है वो गति करने के लिए पाया जाता है। ठीक है, तंतुवत रचना होती है। तो एक हार्ड सेल वाल तथा फ्लैजेलम कशाभ की उपस्थिति यू बैक्टीरिया की पहचान है। मीन्स आर्की बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति नहीं रहेगी और कशाभ भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर यू बैक्टीरिया की पहचान बताई जा रही है। ठीक है, यानी कि अगर आपके सामने दो प्रकार के जीवाणु रख उठें, ठीक है, एक में फ्लैजिला हो एक में ना हो, तो आप क्या कहेंगे? तो श्योर है आप कहेंगे कि इसमें फ्लैजिला नहीं है वो आर्की बैक्टीरिया है, और जिसमें फ्लैजिला है वो यू बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए न्यूट्रिशन के आधार पर अब बैक्टीरिया का अगर हम वर्गीकरण करें, ठीक है, जीवाणु में जो पोषण होता है वो कैसे कैसे होता है, इस आधार पर यदि जीवाणु में पोषण के आधार पर हम जीवाणुओं का जो है वर्गीकरण करें तो हम क्या देख सकते हैं कि जीवाणु को हम, आप लोग देख रहे होंगे कि दो पार्ट में पहले रख रहे हैं, दो समूह में रख रहे हैं, एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी स्वपोषी जीवाणु और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी परपोषी जीवाणु। तो स्वपोषी जीवाणु में कौन कौन है? अब स्वपोषी जीवाणु, पहले तो मतलब केवल जीवाणु वर्ड लगा है, बाकी तो आप लोग ये समझ ही सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, यानी स्वपोषी क्या होते हैं और परपोषी क्या होते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी, अब चूँकि साथ जीवाणु लगा इसलिए मतलब स्वपोषी जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो स्वपोषी होते हैं वो दो प्रकार से हो सकते हैं, एक प्रकाश संश्लेषण करके और दूसरा रसायन संश्लेषण करके। तो प्रकाश संश्लेषण करके मतलब क्या हुआ कि बस सूर्य के प्रकाश में कार्य कर लेना और स्वपोषी हो जाना, और रसायन संश्लेषण का मतलब रासायनिक क्रिया करके जो है ऊर्जा उत्पन्न कर लेना, पोषण ले लेना या स्वपोषी हो जाना। ठीक है, तो रसायन संश्लेषी, तो हम देख सकते हैं कि स्वपोषी जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्रकाश संश्लेषी और दूसरा रसायन संश्लेषी, यानी फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषी में एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं साइनोबैक्टीरिया का, ग्रीन बैक्टीरिया का, पर्पल बैक्टीरिया का। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को नीले हरे शैवाल भी कहते हैं, दिमाग में रखिएगा। ग्रीन बैक्टीरिया यानी हरे जीवाणु, पर्पल बैक्टीरिया यानी कि बैगनी जीवाणु। ठीक है, तो इनमें जो रंग भी होता है ना, जैसे साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए, जो क्लोरोफिल का प्रकार होता है, क्लोरोफिल ए इनमें पाया जाता है। उस वजह से साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं कुछ नीले कुछ हरे से होते हैं, इसलिए इसको हम नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कोई न कोई क्लोरोफिल का, जैसे इसमें पर्पल की अगर बात करें तो इसमें जो है क्लोरोफिल बैगनी कलर का होता है, लेकिन किसी भी कलर का हो, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके स्वयं पोषण कर लेते हैं। अतः इस प्रकार के जीवाणु फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं। ठीक है, अब केमोसिंथेटिक की बात करें तो इसे रसायन संश्लेषी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस और फेरोबैसिलस, ठीक है, थियोबैसिलस। तो ये सब जो होते हैं क्या करते हैं कि कोई न कोई यह रासायनिक क्रिया करके, इनके नाम के आधार पर ही वो क्रिया होती है। थोड़ा थोड़ा हम आगे इनके बारे में और बताएंगे आपको, जो है नोट, जैसे जिस नोटबुक से मैं पढ़ा रहा हूँ इसका तस्वीर भी मैं खींच कर आपको दे दूँगा, और फिर इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट बातों को, जैसे प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी कैसे कार्य करते हैं, आगे नोट करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग उसे लर्न कर लीजिएगा। जैसे नाइट्रोबैक्टर जो है ये नाइट्रोजन पर कार्य करता है, नाइट्रोकोकस में नाइट्रोजन पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये कैसे कैसे रासायनिक क्रिया करते हैं इनके बारे में मैं आपके लिए भेज दूंगा, उसको आप लर्न कर लीजिएगा। बहुत समझने वाली चीज़ नहीं है, आसान है। ठीक है, परपोषी जीवाणु की यदि बात करें तो ये तीन प्रकार के हो जाते हैं, मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी, यानी सेप्रोबायोटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। ठीक है, तो मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी, नाम से स्पष्ट है। मृतजीवी जो मृत पदार्थों पर आश्रित रहकर अपना जीवन यापन करता है, ऐसे जीवाणु बड़े लाभदायक भी होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि
ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर देते हैं, इसलिए ये अपघटक भी कहलाते हैं। यानी कि मृत जीवी जीवाणु को अगर प्रश्न पूछा जाए मृत जीवी जीवाणु को और क्या कह सकते हैं, तो बोलेंगे इन्हें हम अपघटक डिकम्पोजर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एक्टिनोमाइसिटीज। याद करने का तरीका देख लीजिए, एक्टिनोमाइसिटीज, फिर तीनों को जोड़ दीजिए, एक्टिनोमाइसिटीज। इसका एग्जाम्पल है पैरासाइट। परजीवी जीवाणु क्या होते हैं, वो कोई भी परजीवी, लगभग 99% परजीवी जितने होते हैं वो हानिकारक ही होते हैं, रोग ही उत्पन्न करते हैं। तो लेकिन जीवाणु ऐसे जीव होते हैं जो ज़्यादातर लाभ देते हैं, लेकिन परजीवी का जब नाम लिया जाएगा परजीवी जीवाणु को तो भी नुकसान ही करेगा। जैसे साल्मोनेला टाइफी, इससे टाइफाइड रोग भी होता है। ठीक है, तो जब हम पढ़ाएंगे आपको जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंसी ऑफ बैक्टीरिया, तो आपको जो वहाँ पर हानिकारक जीवाणु और लाभदायक जीवाणु के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तीसरा है सहजीवी। जैसे राइजोबियम, ये जो है दलहन की फसलों में जो जड़ें होती हैं उसमें गांठ पाई जाती हैं, वहाँ पर यह रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। दलहन की फसलों की जड़ें राइजोबियम जैसे जीवाणु को क्या करती हैं, शय देती हैं रहने के लिए, और ये उनके लिए क्या करते हैं, उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं वहाँ पर रहकर। यानी कि दोनों एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं सहजीवी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। यदि कुछ आप लोगों को पूछना है तो जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, यह जो चैप्टर है उसका पार्ट 1 है, अभी इस चैप्टर का पार्ट 2 पार्ट 3 भी आगे आ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके।